चलो, प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कंप्लीट हो गया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख करके फिर उसका टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब फाइंड करेंगे। आज की क्लास वही है। जस्ट ए मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स कंप्लीट है जो अभी रिवीजन हो रहा है। चलो, तो अभी आज का टॉपिक हम लोग का यही है। ये तो इक्वेटोरियल लाइन पर कल हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया था, ठीक। और इसे हम बता भी दिया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये सब एक्सप्रेशन दिमाग में रहना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे क्या इस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, टॉर्क होता है क्या। भी तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में। ये तो रिवीजन का बैच है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्यू ई फोर्स लग रहा है और निगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू ई। क्लियर। डाइपोल लेंथ 2a और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज या प्लस क्यू एफ इजिकल टू क्यू ई, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ई, दोनों का नेट फोर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। क्या शो कर रहा है? देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर। तो इसमें यहां पर एक टॉर्क डेवलप करेगा जो डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। उस टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या किया हम लोगों ने? यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, यही लाइन है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो कि क्यू ई पर परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? फोर्स क्यू ई लगा और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये डाइपोल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक 2a है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 2a साइन थीटा। एफ इजिकल टू क्यू ई है ही, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 2a साइन थीटा। अब q इंटू 2a, इट इज द डाइपोल मोमेंट, तो क्या आ जाएगा? पी ई साइन थीटा। अब साइन का मतलब क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो टॉर्क विल बी 0। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम। इसका मतलब डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क क्या होगा? 0। अनस्टेबल में 0, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल फील्ड होगा तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो यही एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क यही आ गया। अब इसके डायरेक्शन पर आ जाओ। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते? ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई, और ये हमारा जेड नेगेटिव ये। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है? माइनस के कैप के अलोंग। फील्ड का डायरेक्शन एक्स के अलोंग है, मीन्स आई कैप। और टॉर्क हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पी क्रॉस ई। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? माइनस के कैप की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या? आई कैप। तो के क्रॉस आई क्या हो गया? जे। नेगेटिव जे, इसका मतलब ये हमारा फील्ड हो गया, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया जो एंगल थीटा है। तो टॉर्क का डायरेक्शन नेगेटिव वाई के तरफ हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी हम लोगों को याद रखना है। ये देखो, यहां पर थीटा है, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच, तो टॉर्क का डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा।
तो ये हमारा हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन टू सम डिजायर्ड पोजीशन। तो यहां पर जैसे मान लो कि इनिशियली डाइपोल फील्ड के साथ थीटा वन एंगल बना रहा, थीटा टू, तो हम लोग इसको जो टॉर्क हम लोगों ने निकाल रखा उससे अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग थीटा वन से थीटा टू तक करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर रखा? पी साइन थीटा। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे थीटा वन से लेके थीटा टू तक, तो पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया? माइनस कॉस थीटा। थीटा वन से थीटा टू, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पी इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो लोअर लिमिट पहले डाल दो, तो थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये अमाउंट ऑफ वर्क का एक्सप्रेशन हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं? जीरो एनर्जी पोजीशन। इसका मतलब थीटा वन 90 डिग्री जिसमें टॉर्क मैक्सिमम होता है, और थीटा टू का वैल्यू सम डिजायर्ड पोजीशन। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? कि यहां पर फोर्स कैसा कंजर्वेटिव है। तो थीटा वन का वैल्यू cos 90 हो गया माइनस cos थीटा, इट बिकम्स माइनस पी ई cos थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस पी डॉट ई। cos है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालोगे तो क्या कहलाएगा? ये स्टेबल पोजीशन कहलाएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी ई। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल पोजीशन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीई। यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो और फाइनल मान लो कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल फाइनल हो गया, स्टेबल इनिशियल हो जाएगा। तो अनस्टेबल पी माइनस इनिशियल माइनस पी, इट बिकम्स 2pe। ये सब एक्सप्रेशन दिमाग में रहना चाहिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, देखो cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, और फिर इससे हम लोगों ने P1 माइनस cos थीटा निकाला और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन, या जीरो एनर्जी पोजीशन टू द सम डिजायर्ड पोजीशन, और इससे अमाउंट ऑफ वर्क का वैल्यू यहां पर माइनस साइन आएगा, माइनस पी डॉट ई। ठीक, चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में अब ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता? पी साइन थीटा, तो पी साइन 0, टॉर्क 0, अमाउंट ऑफ वर्क cos थीटा 1 टू cos थीटा 2, अमाउंट ऑफ वर्क 0, और पोटेंशियल एनर्जी में मिनिमम माइनस पी। क्लियर? और ये कंडीशन है नॉट इन इक्विलिब्रियम, थीटा 90 डिग्री, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, अमाउंट ऑफ वर्क पी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि यही सम इनिशियल पोजीशन जीरो एनर्जी से हम लोग सम डिजायर्ड पोजीशन पे लाते थे, तो टॉर्क मैक्सिमम होता था। तो यहां पर एंटी पैरेलल टू द फील्ड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क मैक्सिमम 2p, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यू मैक्सिमम पीई हो गया। ये हम लोगों को याद रखना, ठीक है? एंगल के अकॉर्डिंग हमने फिगर भी बना दिया है, और इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा। अब देखो यहां पर थीटा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ध्यान दे दो, बहुत इजी है। हम पोटेंशियल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे देखो, मान लो नहीं समझ में आ रहा तो हम थीटा का वैल्यू लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, फिर उसके बाद थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। देखो कैसे ग्राफ आता है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू पीई है, और ये क्या? माइनस पीई। पोटेंशियल एनर्जी यहां है। अब ग्राफ प्लॉट करो,
थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री ये कंडीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, इसको सर्कल कर दिया। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, 0, इसको सर्कल कर दिया। थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी पीई। अब ग्राफ को मिलाओ, देखो ऐसा ग्राफ है, यही ग्राफ प्लॉट किया गया है। आया समझ में? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर लिखा हुआ है, कंक्लूड दैट थीटा 0 देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 180 डिग्री देयर इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब आ जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में। एक चीज इसी को कंटिन्यू करते हुए कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स 0 होता है, टॉर्क पी साइन थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स नॉन जीरो और टॉर्क नॉन जीरो। क्लियर? अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑलरेडी हम लोग टॉर्क निकाल चुके हैं, तो टॉर्क का वैल्यू क्या है बता दो जल्दी से। टॉर्क का वैल्यू माइनस पीई साइन थीटा। क्यों होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। क्लियर? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये क्या आ गया? टॉ इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। टॉर्क को क्या लिखते हैं? आई अल्फा। थीटा क्यों यूज किया? एंगल स्मॉलर होगा तभी तो एसएचएम होगा। यदि थीटा का वैल्यू लार्जर हो जाता है तो मोशन ऑसिलेटरी होता है। तो यहां पर आई अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन है, पीई बाई आई थीटा हो गया। अल्फा को क्या लिखते हैं? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करो तो कितना आ गया? पीई बाई आई। ओमेगा अंडर रूट पीई बाई आई। ओमेगा को क्या लिखते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में? 2π/t अंडर रूट पीई बाई आई। देन टाइम पीरियड बिकम्स 2π अंडर रूट आई बाई पीई। और आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पी क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो पी क्यू इंटू टू ए पता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? अबाउट इट दिस एक्सिस। तो यदि इसका मास m है, इस पार्ट का मास m है, और यहां से डिस्टेंस a है, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इस पार्ट का ma² और सेकेंड पार्ट का ma², इट बिकम्स 2ma² हो जाए। आगे समझ में? यही है, देख लो, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दिया है। ठीक, तो ये वैल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहता है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिकोकूलम एंड 4 पिकोकूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट, उनको कॉन्टेक्ट में लाया एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल के साथ और सेपरेट कर दिया, और फाइनल चार्ज हर बॉल पे -2 पिकोकूलम मिला। द इनिशियल चार्ज ऑन B3, B3 का चार्ज हमको नहीं पता है, तो B3 का चार्ज जब हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? B1 पर चार्ज कितना? -7 पिकोकूलम। फिर B2 पर है 4 पिकोकूलम, और जो थर्ड है B3, वो चार्ज नहीं पता, उसको x मान लें। जब चार्ज का शेयरिंग होगा, इक्वली होगा, तो 3 से डिवाइड, और फाइनल चार्ज कितना मिला? -2 पिकोकूलम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ गया? -3 पिकोकूलम प्लस x इज इक्वल टू -6 पिकोकूलम। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -3 पिकोकूलम। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है,
हम लोग शेयरिंग चार्ज पढ़े थे, Q1 Q2 को दोनों को ऐड कर देते थे, एक पर चार्ज Q1 दूसरे पर Q2, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ 3 है इसलिए 3 से डिवाइड हो। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया जिससे आपको तैयारी। अब आ जाए यहां पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज Q नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अलोंग है Q नॉट चार्ज। ठीक, अब कहता सेंटर पे माइनस Q है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q नॉट, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ऑब्वियसली कंडीशन में दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, K Q नॉट बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस A स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई A। इससे mv स्क्वायर निकाल लो, क्या आ जाएगा, Q नॉट बाई A, mv स्क्वायर मिल गया। अब इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया। हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना है, Q नॉट बाई A। ऑप्शन देख लो इसमें से कौन हमारा है। अब K का वैल्यू डाल दो, तो K का वैल्यू डाल दोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई A। ऑप्शन चेक करो, Q नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट A कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्लियर आ रहा समझ में। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं आंसर हमारा क्या है, बी ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए नेगेटिव चार्ज बॉडी X, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी X है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट B। रिपल्सन शो कर रहा है, इसका मतलब रिपल्सन तभी होगा जब ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब Y पर चार्ज नेगेटिव मिल। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर द ऑब्जेक्ट Z। अब इसके नियर बाई कोई Z है, तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, अब इसके नियर बाई तभी रह सकता है जब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो, तभी तो इसके नियर रह सकता है। इसका मतलब ये Z, ये तो ऑलरेडी चार्ज्ड है, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, इसका मतलब अट्रैक्शन तभी होगा या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या एक ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है कि इस पर चार्ज नहीं हो और ये साइज इसका स्मॉलर हो, न्यूट्रल हो। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन कौन से हैं, देख लो, A B C। A में पॉजिटिव है, गलत है भाई, न्यूट्रल भी होना चाहिए। B में नेगेटिव, गलत है। C में न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑप्शन C करेक्ट हो। अच्छा ये, अच्छा C और D दोनों हो जाएगा, यदि इसमें हो सकता है कि ऑप्शन कुछ अलग हो, हमने कॉपी पेस्ट किया होगा इसलिए ऑप्शन एक नजर आ रहा है, तो C और D दोनों हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, C है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are sprayed into a chamber and become charged with charges 3 electron, 3e, 5e and -3 respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. दोनों तीनों को एक जगह हमने लाया और कांटेक्ट मिलाने के बाद हमने सेपरेट कर दिया। तो कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑफ द स्फीयर्स। तो हम टोटल कैलकुलेट करके देखें,
तो कैलकुलेट जब करते हैं तो ये हमारे पास 3e प्लस 5e चार्जेस एडेड ऑलवेज अल्जेब्रिकली। देखो कितना होता है इसका कैलकुलेशन करके, माइनस ई। अब यहां पर सबको जोड़ के देखो, माइनस ई इसमें होगा नहीं होगा, इसको ऐड करके देखो माइनस ई नहीं होगा, इसको ऐड करके देखो क्या ये माइनस ई होगा। एक मिनट, ओ सॉरी +3, तो 8 माइनस 3 कितने आ गए 5e। ठीक है, चलो तो 5e इसमें भी नहीं है, इसमें भी 5e नहीं है, और इसमें 5e हो रहा है। अच्छा इसको भी चेक कर लो, इसमें भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 into 10 power 18 electrons. The net charge on the object becomes। अब यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि 1 कूलम चार्ज उसके पास ऑलरेडी है और उसने कितना गेन किया है। तो गेन करने का मतलब नेगेटिव साइन, जो नेट चार्ज बचेगा। अब कितना गेन किया 5 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका चार्ज ले ले, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। क्यू क्या होता है NE। अब N कितने हैं भाई 5 into 10 to the power 18 into 1.6 into 10 power minus 19। कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, ये 8 हो गया और ये 10 का पावर -1 0.8। क्या आगे कैलकुलेट करके 0.2 कूलम। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? हो गया, इरेज करें तो डी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them experiences an electrostatic force F। The electric force between them in vacuum at the same distance, same distance है। अब यहां पर कहता है मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट ए डिस्टेंस r। तो F का वैल्यू क्या आ गया, मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। बोलो क्या फॉर्मूला पड़ा वैक्यूम में, तो फोर्स इन मीडियम और वैक्यूम क्या फॉर्मूला था, जल्दी बताओ, भूल गए। अरे अरे ये 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक, तो K कितना है 5। तो FM किस में निकालना है F0। ठीक है, तो F0 क्या बन गया K इंटू FM मीडियम, और आंसर कितना F0 ये आ गया ना। अब क्या पूछ रहा हमसे, तो 5 टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम, तो 5F हो जाएगा। इरेज करें तो ऑप्शन ए आ गया। क्लियर, डायरेक्टली बन गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला याद होता इजिली वह। अब कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। फिगर में देखो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक पर चार्ज पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, इसका मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन सा ऑप्शन है बी।
इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 चार्जेस Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at O, इस पर नेट फोर्स निकालना है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण से रिपल्सन हो गया। इन दोनों के बीच फोर्स F, क्योंकि यहां पर चार्ज का पेयर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये F हो गया। तो नेट फोर्स और 2 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F1 F2 cos 90, इट बिकम्स √2 टाइम्स ऑफ F। अब √2 कौन सा फैक्टर है, देखो सी ऑप्शन डायरेक्टली हो गया। एकदम हम लोगों का क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है, क्योंकि बेसिक पढ़ेंगे तो बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहां पर एक सेंट्रॉइड पर दे दिया। अब कहता है कि यहां पर फोर्स ऑन A बाई B इज F। A पर जो फोर्स लग रहा है ये, इसका वैल्यू होगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसका वैल्यू F दे रखा है। तो कहता है कि यहां पर जो फोर्स लगेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, नहीं पता है, तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हो। ये एंगल कितना बनाएगा 30, ये कितना बनाएगा 60, ये क्या हो गया A है, तो ये A/2, ये x अननोन है, तो यहां पर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा A/2/x हो जाएगा। इट इज √3/2 A/2। तो x का वैल्यू जल्दी से बता दो कितना आया, क्विक, A/√3। इसका मतलब इस फोर्स के लिए F डैश के लिए डिस्टेंस कितना हो गया A/√3, Q डिवाइडेड बाई A/√3 का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 3 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का वैल्यू कितना है F, तो ये 3 टाइम्स ऑफ F हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी है, चलो हो गया। अब कहता है स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शंस एज शोन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स की तरफ होता है। इसका मतलब क्या, फोर्स का डायरेक्शन किधर, हॉरिजॉन्टली टू द राइट, तो यहां पर हॉरिजॉन्टली टू द राइट बी ऑफ, और सॉरी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव रेडियली फील्ड इनवर्ड। सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। तो इनवर्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which the electric field is E/4. वो डिस्टेंस निकालना है, तो आपका E है K Q बाई A स्क्वायर का वैल्यू। अब वो डिस्टेंस निकालना जब फील्ड क्या हो जाए E/4, तो ये KQ भाई, इसको R मान लो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, E/4 इज इक्वल टू क्या बचा, देखो ध्यान से 1/A स्क्वायर 1/R स्क्वायर। क्या आ गया, लेफ्ट साइड में 4 आ गया, ये क्या हो गया R स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4A स्क्वायर हो गया, तो R इज इक्वल टू 2A हो गया। अब A का वैल्यू कितना है 3 मीटर, कितने आ जाएंगे 6 मीटर, तो डी ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। क्लियर। अब कहता है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड। सी ऑप्शन। ठीक, चलो अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। अब यहां पर दे रखा है, दो एग्जाम्पल दे रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला वाला क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक। और दूसरा वाला क्या है? बोलो। नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। इसका मतलब कौन सा है? और एक चीज, जहां पर फील्ड क्राउडेड है स्ट्रॉन्गर। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज और ये तो सबको मिला करके देखो तो सी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट केस सेम हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले में जब स्ट्रॉन्गर है, जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा हमने क्विक किया, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अब यहां पर स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफाई वन इनकरेक्ट क्वालिटेटिव इंप्रेशन गिवन बाय दिस रिप्रेजेंटेशन। तो देख लो यहां पर ए सी बी पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहां पर कैसा ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डायमेंशनल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज जीरो। क्या हो गया? टू डायमेंशनल हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये सॉल्यूशन बी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इज सेट इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बैलेंसेस द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब mg इज इक्वल टू QE। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे E का वैल्यू, तो क्या बन जाएगा? mg बाई F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू QE। तो E का वैल्यू क्या हो गया? mg डिवाइड बाई E। 5.7 इंटू 10 पावर -11, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? B को। क्लियर? इसी तरह से पार्टिकल का मास 2m है, चार्ज q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E/4, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल n सेकेंड आफ्टर इट। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर v इज इक्वल टू, तो f कितना लगा? QE, f QE बाई 4 हो गया, दे रखा है। और यहां पर f को मास इंटू एक्सलेशन, मास कितना है? 2m, एक्सलेशन Q/4। इससे हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो Q/8m, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, u0, a का वैल्यू डाल दो। और टाइम पीरियड किसके लिए पूछा? फॉर n सेकेंड। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया। क्लियर? चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, क्या याद है? जब फील्ड अप्लाई होता था तो क्या होता था? यहां पर 2mg है तो फील्ड के डायरेक्शन में एंगल थीटा फॉर्म करता था, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनता था? F इज इक्वल टू mg tan थीटा, और F QE, तो Q इज इक्वल टू mg tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया? QE बाई mg। अब यहां पर देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया? mg बाई E tan थीटा। ठीक, ये एक्सप्रेशन आया और ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर? अब डाइपोल का लेंथ कितना? 2 सेंटीमीटर, कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? 2 इंटू 10 पावर 5। द डाइपोल का टॉर्क कितना है? दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा यूज कर लेंगे, और P साइन थीटा टॉर्क का वैल्यू हो गया P, तो Q इंटू L साइन थीटा E। Q का वैल्यू कितना आ गया? यहां पे टॉर्क का वैल्यू दे रखा, डिवाइडेड बाई सारे क्वांटिटी थीटा, 30 डिग्री, वैल्यू डालोगे तो 4 माइक्रोकूलम। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क इज इक्वल टू P, मैक्सिमम दे रखा है, वो फॉर्मूला यूज कर लो P, तो E का वैल्यू निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में असर्शन रीजन करेंगे। ठीक है।